कि माहौल थोड़ा शांत हो पाएगा, थोड़ी आगजनी तोड़फोड़ कम हो पाएगी? हालांकि अभी प्रधानमंत्री ने कहा है, बैठक बुलाया है, सुरक्षा परिषद का बैठक बुलाया है बालुवाटार में। और ये अवस्था को कंट्रोल करने के लिए सरकार रणनीतियां अपना रही है, लेकिन जो मौत की आंकड़ा है वो बढ़ते जा रही है। अभी का अवस्था में अभी तुरंत का अपडेट आ रहा है, 13 लोगों की मौत हो चुकी है। जो ये आज जन जी आंदोलन में जो प्रदर्शन हुआ उसमें 13 लोगों की का मौत का भी आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। 5 दिन और 7, उसके बाद 9, फिर उसके बाद 13। कहीं ना कहीं आंकड़ा, मौत का आंकड़ा बढ़ने का संभावना ही दिख रहा है। इस आंकड़े से तो दिख रहा है काफी सारे लोगों की मौत हुई है और एक प्रदर्शन में बहुत सारे लोग घायल हैं, बहुत लोगों को चोट लगी है। तो सरकार ने सुरक्षा परिषद का बैठक बुलाया है, कांग्रेस ने कार्य संपादन का बैठक बुलाया है। माओवादी के अध्यक्ष प्रचंड जी ने बैठक से मांग की है कि इसका ये आंदोलन को में बल प्रयोग नहीं किया जाए, इनकी मांग पूरी की जाए करके। इस ढंग से उनका एक धरना आ रहा है। लेकिन सरकार का अभी कुछ सरकार अपनी सुरक्षा निकाय, अपने जो भी निकाय हैं उन लोग से बैठक कर रही है। उसके विषय में बैठक बुलाई गई है, कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है शाम को 6 बजे। इस कारण प्रधानमंत्री का व्यस्तता इस विषय में प्रधानमंत्री गंभीर है कह के दिख रहा है। जिस ढंग से उनका बात आ रहा है बाहर, जो उनके सचिवालय से जानकारी आ रही है, तो हालांकि इसको अभी ये आंदोलन बढ़ते जा, जितना ही मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है उतना ही समस्या बढ़ने का संभावना है। क्योंकि कोसी प्रदेश के जो प्रदेश सभा है उसके उसके बाहर भी प्रदर्शन हो रहा है। और पोखरा में कर्फ्यू जारी किया गया, वहाँ भी तनावग्रस्त है। दमक में भी वही अवस्था है। आपका भरतपुर चितवन में नगर पालिका के आगे तोड़फोड़ हुआ है, वहाँ के नगर पालिका कार्यालय में तोड़फोड़ किया गया है। तो हालांकि काठमांडू से बाहर भी अवस्था तनावग्रस्त का होने का संभावना बढ़ रहा है। सुरक्षा निकाय सब तरफ से, गृह मंत्रालय ने सभी क्षेत्र में हाई अलर्ट करने का बात कहा है। सुरक्षा निकाय को अपने जगह पे तैनात रहने की बात कही है। और सेना को भी प्रचालन कर चुके हैं। काठमांडू में सेना भी तैनात हो चुकी है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कार्यालय लगायत के जो भी कार्यालय है, जो सरकार की निकाय है वहाँ पे। और जो जो सरकार की संपत्ति में अगर अगर तोड़फोड़ होती है तो उस पर गोली चलाया जाए, वहाँ का काठमांडू के सीडीओ ने आदेश भी कर चुके हैं। यहाँ के जो सीडीओ हैं उन्होंने आदेश भी किए हैं। तो ये हालात बढ़ते जा रहे हैं, मृत्यु का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए संभावना क्या है कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये आंदोलन बढ़ भी सकती है। ये आंदोलन को कंट्रोल सरकार कर नहीं पाई तो ये आंदोलन का अलग ही तो आशीष कह रहे रूप हैं हो कि कुछ सकता है, भी जिससे जो आंदोलन कहना का जो मूवमेंट। फिलहाल के हालात पर मुश्किल है। सीधे रुख करते हैं देवेश जी का। देवेश वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। देवेश जी, जिस तरीके के हालात हैं, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है प्रदर्शनकारियों का, और सरकार की चिंता भी बढ़ रही होगी क्योंकि युवाओं का इस तरीके से मौत होना पुलिस की फायरिंग में ये बेहद चिंताजनक है। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि बातचीत के लिए बुलाया गया है प्रदर्शनकारियों को। आपके पास क्या जानकारी, और ताजा हालात अब ठीक नहीं है देश के लिए? देखिए, जानकारी जो आ रही है कि प्रदर्शनकारियों के डेलीगेशन को प्रधानमंत्री ने आमंत्रित किया है, लेकिन सवाल ये है कि डेलीगेशन का नेतृत्व कर कौन रहा है। अभी तक तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और जैन जी ने जिस तरह से अपने आप को प्रस्तुत किया है कि वो किसी के नेतृत्व में या किसी के पीछे किसी के झंडा या बैनर को लेकर के नहीं चल रहे हैं, वो एक सामूहिक प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां से उन्होंने शुरू किया। अभी नेपाल के जो राजनीतिक हालात हैं, तो मेरा अपना व्यक्तिगत विश्लेषण हो सकता है लोग ये माने कि ये समय से पहले मैं कह रहा हूँ, लेकिन हम संकट काल की ओर बढ़ रहे हैं। और बहुत सारे सवालों के जवाब से बचने के लिए अगर सरकार संकट काल घोषित कर दे तो उसको अनूठा नहीं माना जाना चाहिए। बहुत परिस्थितियां इस तरह से डेवलप हो रही हैं। देश के हर एक हिस्से में ये आंदोलन फैल चुका है। यहाँ काठमांडू में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। 300 से अधिक घायल अभी अब हॉस्पिटल में कहीं जगह नहीं है रखने का। पुलिस को गोली मारने का आदेश दिया गया है जिसको कोई सुन नहीं रहा है। तो ये सारी परिस्थितियां अपनी जगह पर है। बड़े बड़े जितने नेता हैं उनके बच्चों का, मतलब नेपो बेबी का जो विषय चल रहा था, उस विषय को लेकर के एक बहुत ज्यादा बड़ा आक्रोश युवाओं में फैला कि हमारे यहाँ, आपको अनुमान नहीं कर सकते हैं, 56 प्रकार से अधिक कर टैक्स सरकार हमसे वसूलती है। 56 से अधिक तरीकों से सरकार टैक्स लेती है और वो टैक्स खर्च कहाँ पर होता है किसी को पता नहीं है।
देश में कोई विकास का काम नहीं होता है, सड़कें टूटी हुई है। तो इन सारी चीजों का आक्रोश था। लोगों को एक राहत ये था कि सोशल मीडिया के थ्रू जो परिवार के सदस्य विदेश में रोजगार कर रहे हैं उनसे कम से कम रोज बात हो जा रही थी, वो भी सरकार ने रोक लगा दिया। ये कहते हैं कि हमें टैक्स लेना है, वो सोशल मीडिया यहाँ से पैसा कमा के ले जाता है तो उनको टैक्स देना चाहिए, बात सही है। लेकिन सवाल यह है कि इस बारे में भी विवादास्पद विरोधाभासी खबरें आ रही हैं। कई चैनल ये दावा कर रहे हैं, कुछ चिट्ठियां ऐसी आई हैं कि इससे पहले जब रेखा शर्मा संचार मंत्री थी उस समय बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने संचार मंत्रालय में अपना ये कराया हुआ है, रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये विरोधाभासी चीजें और ज्यादा इसलिए फैल रही है क्योंकि सोशल मीडिया में बैन होने के कारण बहुत सारे मीडिया चैनल हम देख ही नहीं पा रहे हैं। मीडिया क्या कह रहा है ये तो हमें पता नहीं लग रहा है। तो र्यूमर और बढ़ेगा और भ्रम बढ़ेगा। जैसे अभी मान लीजिए कोई प्रॉपर चैनल हमको एग्जैक्ट डाटा दे नहीं रहा है, ठीक है, जो पत्रकार अपने अपने चैनल में काम करते हैं उनके लिंक से उन्हें कुछ खबर मिल रही होगी, लेकिन आम सर्वसाधारण जो है, आम पब्लिक जो है, उसको देख करके पता लगाने का कोई माध्यम ही नहीं है। एक्चुअल में कितने आदमी मरे हैं, एक्चुअल में कितने आदमी घायल हुए हैं या हो क्या रहा है, एक अनुमान के आधार पर एक भ्रम फैल रहा है और ये और बढ़ते जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अब सुरक्षा परिषद का बैठक बुलाया जा चुका है, ये सारी तैयारियां हो रही हैं। सरकार को बहुत सारे सवाल के जवाब देने होंगे। ये जितने बड़े बड़े नेता हैं, इनके ये अरबपति नेताओं के बेटे जो है, बेटियां जो हैं, वो याच में टूर कर रहे हैं, विदेशों में समुद्री सैर कर रहे हैं, फिलीपींस में घूम रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में मौज कर रहे हैं। तो इन सारे सवालों से बचने का एक सीधा साझा कर रहे हैं कि एक तरीके से लगता है कि जैसे सरकार तानाशाही पे उतर आई है और यही वजह है कि युवाओं को ये लग रहा है कि हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं इंफॉर्मेशन। जहाँ पे नेपाल में बवाल के बाद हालात बिगड़े हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई है, नेपाल के पीएम ने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है पूरे मामले को लेकर। यानी कि सरकार ये समझ रही है कि हालात बेकाबू होते चले जा रहे हैं और बिगड़े हालात को लेकर सरकार की ओर से मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री की ओर से ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको ताजा हालात को लेकर। सोशल मीडिया बैन, युवा बेचैन। जेन जी वर्सेस सरकार, सड़कों पर टकराव। संसद में घुसे प्रदर्शनकारी, बवाल जारी। ये तस्वीर नेपाल की राजधानी काठमांडू की, जहां युवा प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ओली सरकार के मनमाने रवैये के विरोध में आवाज उठाई गई है। दुनिया में पहली बार जेन ज़ी सड़कों पर उतरे हैं और वजह है सोशल मीडिया पर बैन लगना। नेपाल में फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत 26 सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर बैन क्या लगा। युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। हजारों की संख्या में जेन ज़ी लड़के और लड़कियां सड़कों पर उतर आए। इसे देखते हुए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। गेट नंबर 2 से युवा और भीतर घुस के प्रदर्शन कर रहा है। हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, ये अब तक का नेपाल के सबसे बड़ा आंदोलन है। मधेश आंदोलन हुआ था, गणतंत्र के लिए आंदोलन हुआ था। अब तक संसद भवन के पास और संसद भवन भीतर कोई नहीं प्रवेश कर रहा था। आज युवा संसद भवन में प्रवेश कर चुका है। नेपाल में जेन ज़ी का विरोध उग्र हो चुका है। प्रदर्शनकारियों ने पहले संसद भवन का गेट तोड़ा, फिर दूसरे गेट को तोड़कर अंदर घुस गए। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने संसद के गेट नंबर